हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड 4 मार्कर और 6 मार्कर प्रॉब्लम को अच्छी तरह कवर कर लिया। मीन्स अगर 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन उस वीडियो में लिया था वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आप दोबारा चाहो दोबारा देखो, और आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखो। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, कि डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन यूज करके हम किस टाइप्स के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका और भी क्या क्या यूज है इसको यहां देखेंगे। ठीक है, तो मेन 3 एप्लीकेशन है इसके। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा आपको जो यूज है वो कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और तीसरा एप्लीकेशन है कि किसी गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे 4.3, 4.4 और 4.5। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ कवर होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पर कि कैसे हम डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था कि किसी भी गिवन ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट मालूम है, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ और मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, और पूरे का मॉड था। इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख ले तो ऐसा बोलेंगे कि हमें एक डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन मिल गया जिसके यूज से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मतलब हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप देखना कैसे आया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, हाँ, इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा उसमें हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है, बिकॉज डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है। तो पहले भी आप उसका मॉड लेते थे, यहाँ भी आपको क्या करना है, मॉडुलस लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, इसका यूज करके हम कोलिनियरिटी की कंडीशंस को भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए आप क्या करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल करते थे, बिकॉज अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो जो इनसे ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो यही कंडीशन यहां भी यूज कर सकते हैं फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या लिख सकते हैं आप कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उस कंडीशन में जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स अगर आपको किसी भी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है, कोलिनियर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो आप बोल देंगे कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसी कोलिनियरिटी कंडीशंस को यूज करके आप किसी भी गिवन लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो we have given 2 point x1 y1 and x2 y2। ठीक है, और हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये 2 पॉइंट लिए, एक है पॉइंट आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, इस पर एक तीसरा पॉइंट लिया एक्स वाई जो कि वेरिएबल पॉइंट है। तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर एक कोलिनियर है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई 1
x1 y1 1 और x2 y2 1 इक्वल टू 0 होगा। तो दिस डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू डिटर्मिनेंट्स, जो ये जो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेशन है वो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन को देगा। मीन्स कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा, जो कि ये दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहे हैं। आई थिंक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और कोलिनियरिटी की कंडीशंस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल किया तो हमें ये कंडीशन मिल गया, 1/2 को हमने यहाँ से हटा दिया तो ये क्या, ये कंडीशन मिला। और किसी भी गिवन लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम इस डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ना है हमें टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले आपने जो पढ़ा था वहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे, जो काफ़ी टफ आपको फील होता था, वहाँ पे कई बार आपके मिस्टेक्स होते थे। तो यहाँ पर ये न्यू मेथड है, इसका यूज़ करके भी आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको पहले समझना है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है माइनर एंड कोफैक्टर्स। ये दो टर्म पहले समझते हैं कि माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड आउट करते हैं तो उसका माइनर उस एलिमेंट वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करने पे जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसके इक्वल होता है। मैं माइनर का डिफिनेशन यहाँ लिखता हूँ, एम आई जे मीन्स ऐसे लिख सकते हैं कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू एम आई जे, ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एम आई जे से, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू और डिटर्मिनेंट फाइंड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पे जो मिलेगा वो जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनर के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा एक टर्म है कोफैक्टर। कोफैक्टर किसके इक्वल होता है, तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड एज ए आई जे। तो ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो जो आपने माइनर निकाला है उसमें उसका साइन लगा दीजिए। तो साइन कहाँ से आता है आपको पता है, पहले भी आपने साइन इसका यूज़ किया हुआ है। तो ये कोफैक्टर का डेफिनेशन हो गया। आपने देखा माइनर कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। उस डिटर्मिनेंट्स का हम यूज सॉल्व करेंगे तो हमें माइनर मिलेगा, ठीक है। किसका, ए आई जे का माइनर मिलेगा, उसको हम एम आई जे से डिनोट करेंगे। और उसका कोफैक्टर कैसे मिलेगा, तो उस माइनर के साथ में हम साइन यूज कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5। आपको माइनर निकालना है सारे एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर ऑफ 2 का माइनर निकाल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट का। तो 2 का माइनर क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 2 को ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा A11 है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो किसके इक्वल होगा माइनर, बताइए। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या बचा, 5 के इक्वल हो गया। और कोफैक्टर की बात करें, है ना, तो आप इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए कि माइनर ऑफ 2 A11 आप लिख सकते हैं M11 ऐसे। तो किसके इक्वल होगा ये, अभी देखा था आपने 5 के इक्वल था, लिख लीजिए। अब माइनर ऑफ, अब 3 का माइनर निकालिए, मीन्स A12 क्या
क्या होगा, M12 के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 3 जिस रो और कॉलम में डिलीट कीजिए, ये रो और ये कॉलम, तो 4 आया, दिस इज द 4। बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह से माइनर ऑफ 4 5 निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद देखना करके इसको। कोफैक्टर को देखते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये A11 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी देखो, तो M11 में साइन यूज कर लेंगे, तो -i⁻1 + 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम था, A11 था, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी M11 की, तो कितना आ गया, प्लस का ही 5 आएगा। अगर इसका निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, क्या आएगा देखो, A12 हो गया है, तो यहाँ साइन चेंज होगा, -1 कितना आएगा, 1 + 2, और यहाँ पे 4 है तो -4 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इस तरह से कोफैक्टर निकाल सकते हो और माइनर भी निकाल सकते हो किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। अगर आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लेते हो, इसमें से भी कुछ लेकर दिखाता हूँ आपको। एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने ले लिया, 3 -4 2 3 1 0 1 -5 2, ये डिटरमिनेंट है, और आपके इसके सारे एलिमेंट्स के माइनर को फैक्टर निकालने हैं। मैं कुछ खास एलिमेंट लेकर के निकालता हूँ। सपोज करो मैंने इस -4 का निकालना है, माइनर ऑफ -4 मीन्स क्या हो गया, ये किसका निकाल रहे हैं हम, माइनर ऑफ, अगर लिखें यहाँ पे -4 का निकाल रहे हैं, मीन्स ये निकाल रहे हैं हम A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट का, तो ये किसके इक्वल होगा, M12 के इक्वल होगा। इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सीधा वो M12 लिखोगे आप, ठीक है। तो कितना होगा, अब डिलीट करेंगे इस कॉलम, इस रो को और इस कॉलम को, जिस कॉलम में ये है, इस कॉलम में डिलीट कर दिया, क्या आया 3012 आया, हमें डिटरमिनेंट मिला 3012। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 0 कितना आ गया, 6, तो दिस इज द माइनर। यहीं पे कोफैक्टर लिखते हैं A12, आपको दिख रहा है कि 1 + 2 3 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -6। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आप कोई एक और एलिमेंट ले लो, सपोज करो आपने यहाँ पे -5 को ले लिया, माइनर ऑफ -5 निकाल रहे हैं सपोज करो, तो माइनर ऑफ -5 कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ -5, ये किस रो का और किस कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम में है और थर्ड रो में है, ये A32 की बात कर रहे हैं हम, तो M32 निकाल रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, M32 किसके इक्वल होगा, आप देखो जिस रो में और कॉलम में है उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, यही बोला था, डेफिनेशन यही है। देखो ऊपर में लिखा हुआ है डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ये किस कॉलम में है, इस कॉलम को डिलीट कर दिया, ये किस रो में, इस रो को डिलीट कर दिया, तो क्या बचा आपके पास 3230, जो डिटरमिनेंट बना वो 3230, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, -6। अब कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर कितना होगा बताइए, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A32, कोफैक्टर A32, मैं यहाँ लिख लेता हूँ A32 का कोफैक्टर कितना होगा, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 एक ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन होगा, i की पावर नेगेटिव हो जाएगा, i की पावर जो होगा ऑड होगा तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, वैल्यू 6 आ गया। तो आपने देखा कि इसका कोफैक्टर कितना हो गया, 6। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें पूरे सारे एलिमेंट्स के निकालने होंगे, आप ऐसा सॉल्व कर लेना। तो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 कवर हो चुका है पूरा। तो अभी आपने ये समझा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। माइनर और कोफैक्टर पे बेस्ड 2 प्रॉपर्टीज़ है जिसको मैं लिखना चाह रहा हूँ आपके लिए। वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो ध्यान देना कि अगर कोई गिवन डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और इसके डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो के एक रो के एलिमेंट के कोफैक्टर लिए, तो इसके सपोज करो इस रो का हमने कोफैक्टर लिया, तो क्या कोफैक्टर आएगा A11, A12 और A13, ठीक है। तो अगर हम इस कोफैक्टर को इस वाले फर्स्ट रो से, चूंकि ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। जैसा कि आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो आप देखा होगा कि आपने वही आता है आपके साथ। मीन्स कि अगर A11 प्लस A12 प्लस A13 और A13 लिया, तो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी इसको सॉल्व करके। बट अगर इस वाले कोफैक्टर्स को जो फर्स्ट रो के हैं अदर रो से मल्टीप्लाई करें इससे इसके, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। से A21 A11, A22 A12, A31 A23 A13, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। इसके साथ भी लें तो वही होगा कि A31 A11, A32 A12 और A33 A13 इक्वल टू 0 होगा। मीन्स किसी भी, यहाँ से आपने क्या समझा कि किसी भी एक रो का, सपोज कि हमने इसके कोफैक्टर्स ले लिए, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और बाकी के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स कि जो भी किसी भी रो या कॉलम के लिए भी ट्रू है, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और सेम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको निकालेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कंफ्यूज मत होना बेटा, मैट्रिक्स के एलिमेंट का भी कोफैक्टर और माइनर होता है, सेम वे में फाइंड आउट होता है, और डिटरमिनेंट्स का भी होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स के, कोई एक गिवन मैट्रिक्स हमने सपोज किया कि ए एक मैट्रिक्स है, A इक्वल टू AIJ, और इसका ऑर्डर कोई भी n ऑर्डर मान सकते हो कि n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होगा, इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ AIJ n क्रॉस n। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही होगी। यहां पर जो AIJ लिया वो है क्या, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, उन सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला और उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाया जिसको हम AIJ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट A के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट वेग से हटा करके प्रॉपर वे में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको एक मैट्रिक्स A था, ध्यान से समझना बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट लिखना है। तो इसका एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ व्हाट,
अब इसके जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर निकालो। A11 का कोफैक्टर क्या होगा A11, A12 का क्या होगा A12, कोफैक्टर को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसके ट्रांसपोज का एक प्रकार ट्रांसपोज निकालने हैं इसका। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज हैं वो क्या बन जाते हैं कॉलम। ये सारे रोज को कॉलम बना दो। यहाँ पर देखो मैं कॉलम बना रहा हूँ। पहला रो क्या था ये, तो कॉलम बना रहा हूँ A11, A12, A13, कॉलम बन गया। फिर इस रो को बना रहा हूँ A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज द ट्रांसपोज, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ये जो वैल्यू आई वो एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए को आप इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। क्या होगा आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिखते हैं और उसका एडजॉइंट निकाल करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11, A12, A13, या ऐसे आप एक प्रॉब्लम ही ले लो, छोटी सी प्रॉब्लम ले लो 1 3 5 4। ध्यान से समझना, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर लिखते हैं यहाँ पे, कोफैक्टर लिखिए। 1 का कोफैक्टर कितना होगा, देखो 4 आएगा। 5 का कोफैक्टर कितना होगा, 5 वाला क्लोज करो, कितना आया 3, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ 3 कितना होगा, ये क्लोज करो 5। इसका कोफैक्टर कितना होगा, देखो इसका कोफैक्टर कितना होगा 4 का कोफैक्टर, समझ रहे हो बात को। ये वाला क्लोज करो, ये क्लोज करो, कितना आएगा 1। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम बनाएंगे 4 3 5 1, यही आया ना, ये ट्रांसपोज लेकर के आ गया। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एडजॉइंट जब सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ ले लिया है ऐसा, यहाँ पे हमने साइन को नहीं लिया, साइन को नहीं लिया। देखो जैसे हमने 5 का लिखा तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा, 5 का कोफैक्टर लेंगे तो 5 का साइन तो निगेटिव है तो -3 होगा, और 3 का साइन भी -5 होगा। ये भूल गए हम लिखना, यहाँ -5 ये -3, बाकी सब सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक है, अब जैसे आपने किया उसी को देखें कि अगर ये मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट ये है, इस दोनों में क्या सिमिलरिटी देखते हैं। देखो आप क्या देखते हो कि ये सिर्फ आपका जो फर्स्ट जो डायगोनल बन रहा है वो इंटरचेंज हो गया, उसके एलिमेंट जो एडजॉइंट लिख रहे हैं उसमें कैसे लिखा है हमने, तो इसको इंटरचेंज कर दिया है, यानी इस एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यहाँ 4 यहाँ 1, और इसको इंटरचेंज नहीं करना, इसके साइन बदल देने हैं, इसका साइन -3 लिख दिया, हो गया आपका। तो आपको इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हो। कैसे, तो इस वाले एलिमेंट को इंटरचेंज करो और इनके साइन चेंज करो, इनके साइन चेंज करो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर में ये आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप आसानी से ऐसे कर पाते हो। बाकी थर्ड ऑर्डर में तो आपको कंप्लीटली फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकाल कर देखना, आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे।